नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएसपी संजय में। आज से हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका समय 8वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक माना है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में बांटा है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, जिसे इंग्लिश में एंशिएंट, मिडाइवल और क्या कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं। तो जो मिडाइवल इंडिया की हिस्ट्री पढ़ना है अपन को, वो 8वीं सदी से 17वीं सदी के मध्य के इतिहास को पढ़ना है। देखो, अपन मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझना शुरू कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 2 बातें याद रखना है कि देखो, इतिहास कोई तारीखों को या युद्धों के नामों को याद रखना नहीं होता। इतिहास होता है भूतकाल में या पास्ट में घटित घटनाओं का एनालिसिस इस तरीके से करना कि आप उन विचारों को, उन अवधारणाओं को समझ पाए, जिससे आप भविष्य को ठीक कर सके। मतलब युद्ध क्यों लड़ा गया, युद्ध को रोका जा सकता था, युद्ध के कारण क्या थे, इन सब चीजों को समझने की जरूरत होती है। और किसी ने कोई विभाग स्थापित किया तो उस विभाग का उपयोग क्या था, किसी ने मान लो स्थापत्य को बढ़ावा दिया तो क्यों दिया, है ना, किसी ने चित्रकला को बढ़ावा दिया तो क्यों दिया, और भारत पे आक्रमण करने के उद्देश्य क्या थे, भारत पे ही आक्रमण क्यों किया, भारत में मुस्लिम का आगमन कब हुआ, है ना, मुस्लिम से भारत के समाज में क्या बदलाव आया, उसके पहले समाज कैसा था। इन सब चीजों को समझना इतिहास है, ना कि किसी युद्ध की डेट याद कर लेना या तारीखों को याद कर लेना या राजा का नाम याद कर लेना। इतिहास नहीं होता। इतिहास होता है कि उस घटना के पीछे की सारी चीज को समझना और एक घटना को दूसरी घटना से जोड़ना, क्योंकि विभिन्न घटनाएं आपस में इतिहास में जुड़ी होती हैं। जैसे आपके जीवन में बहुत सारी चीजें एक साथ चलती हैं ना, आपकी स्कूल लाइफ, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, बहुत सारी चीज आप उनकी नजर में अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार राजा भी विभिन्न इतिहासकारों की नजर में अलग होता है। तो 2-3 इतिहासकार एक राजा के बारे में बात अलग भी लिख सकते हैं। इसीलिए बहुत से जो टेक्स्ट बुक होती है उनमें बीच की बात है, संतुलित बात राजाओं के बारे में, युद्ध के बारे में लिखी होती है। लेकिन एक इतिहासकार एक राजा के बारे में, मतलब कई इतिहासकार एक राजा के बारे में अलग अलग विचार रख सकते हैं। तो अपन पढ़ने से पहले आप एक बात याद रखना कि अपन को समझने की कोशिश करना है, ना कि इतिहास को याद करने की, ना तारीख याद करना है, ना युद्ध का नाम याद करना। आप घटनाओं को जोड़ के समझेंगे तो आप आसानी से इतिहास को याद भी कर लेंगे, परीक्षा में भी महत्वपूर्ण हो जाएगा जब आप अखबार पढ़ेंगे। और इतिहास से जो विभिन्न विषय जुड़ते हैं, इतिहास को समझने के बाद जो विभिन्न विषय आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, उस समझ को भी आप विकसित कर लेंगे। कैसे? जब आप घटनाओं को जोड़ना सीख जाएंगे और घटनाओं को क्रम से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में अपन मध्यकालीन भारत के इतिहास के अपन सिलेबस को समझेंगे और अपन को क्या क्या पढ़ना है और किस किस तरीके से पढ़ना है वो समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जानने के स्रोत, जो मध्यकालीन भारत है उसको जानने के स्रोत में देखो क्या है कि अपन पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्योंकि मध्यकालीन भारत में देखो, प्राचीन भारत में उतने ज्यादा स्रोत नहीं थे, साहित्यिक स्रोत। देखो, प्राचीन भारत अपन ने पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त किया, लेकिन ये जो मध्यकालीन भारत है इसमें बहुत सारे साहित्यिक, देखो पुरातात्विक स्रोत तो थे। ताजमहल से आपको जानकारी मिलती, कुतुब मीनार से आपको जानकारी मिलती, लाल किला से मिलती, कुतुब इस्लाम मस्जिद से मिलती, है ना, इनसे जानकारी आपको मिलती, विजय स्तंभ से मिलती, है ना। आपको जानकारी, पुरातात्विक जानकारी तो मिलती है मध्यकालीन में, साथ साथ यहाँ पर साहित्यिक स्रोतों की भी बहुत ज्यादा उपस्थिति है। तो कुछ प्रमुख किताबें हैं जिनमें 5 का नाम अपन ने लिखा है, उनके लेखकों के नाम कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए इनको याद रखना है। और इन जो ऐतिहासिक किताब के रूप में देखो, इनमें ये क्या है कि कोई धर्म से प्रभावित है, कोई राजा की प्रशंसा में लिखी गई, लेकिन अपन इससे इतिहास को भी ट्रेस कर सकते हैं। तो जो अपन ने 5 किताबों के नाम लिखे और उनके इतिहासकार लेखक कौन थे, उनके नाम लिखे हैं, उनको एक बार समझ लेते हैं। देखो, तारीख उल हिंद, ये अलबरूनी ने लिखी थी, आपको याद रखना है। अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ आया था। किसके साथ? महमूद गजनबी के साथ, है ना। महमूद गजनबी के साथ अलबरूनी भारत में आया था और 11वीं सदी के भारत के बाद के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो आपको याद रखना है, इसी को किताब उल हिंद भी कहते हैं। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद किसने लिखी? अलबरूनी ने। आया किसके साथ? महमूद गजनबी के साथ आया था। दूसरी किताब है रहला, है ना। रहला किताब इब्न बतूता ने लिखी है। किसने लिखी है? इब्न बतूता। एक विदेशी यात्री था। कौन था? अफ्रीकी यात्री था। कौन सा? इब्न बतूता कहां से आया था? अफ्रीका महाद्वीप से आया था। एक विदेशी यात्री था। इसने रहला में अपनी यात्रा वृत्तांत को लिखा है। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता भारत आया, उसने रहला में अपनी यात्रा को लिखा। इसके बाद तबकात नासरी, इसलिए तबकात नासरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज,
मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासरी लिखी है। तबकात नासरी बुक की खासियत ये है कि इसने मुस्लिम या इस्लाम की उदय से लेकर इसने लगभग तुगलक वंश या बलबन की काल तक की जानकारी इसने दी है ना। तो तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज, और मिनहाज उस सिराज ने रजिया सुल्तान के बारे में बात कही है कि अगर रजिया स्त्री ना होती तो भारत के प्रमुख बादशाह में उसका नाम लिया जाता। तो मिनहाज उस सिराज की किताब का नाम क्या है? तबकात नासरी। मिनहाज उस सिराज बहुत अच्छे इतिहासकार थे, है ना, और ये इल्तुतमिश के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? इल्तुतमिश के समकालीन थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए, इसलिए आपको याद रखना है। अब तो देखो, तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज ने लिखी इल्तुतमिश के समय में, है ना, इस्लाम के उदय से लेकर। आप जब किताब को समग्र रूप से पढ़ोगे ना कि किताब में क्या है, जैसे गीता में क्या दिया है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो अब किताब के बारे में पता हो तो आपको लेखक का नाम भी याद रह जाता है। इसी प्रकार तबकात नासरी के मिनहाज सिराज हैं। और तारीख फिरोजशाही किसने लिखी है? जियाउद्दीन बरनी ने। तारीख फिरोजशाही, है ना, इस तारीख फिरोजशाही इसे बलबन के समय से शुरुआत होती है तारीख फिरोजशाही में, और फिरोजशाह तुगलक की जो फिरोजशाह तुगलक का समय है वहां तक इसमें बात लिखी गई। इसलिए जब खत्म किया तो तारीख फिरोजशाही, आपको याद रखना है फिरोजशाह तुगलक की बात तो है ही, लेकिन शुरुआत कहां से है? बलबन से। नाम क्या है? तारीख फिरोजशाही। लिखा किसने? जियाउद्दीन बरनी ने। इसके बाद एक पुस्तक का नाम आता है तारीख शेरशाही। अब्बास खां शेरबानी, अब्बास खां शेरबानी ने तारीख शेरशाही लिखी है। ये जो तारीख शेरशाही पुस्तक दिख रही है आपको, तारीख शेरशाही अब्बास खां शेरशाही, ये अकबर ने लिखवाई। अकबर ने अपने आदेश के तहत अब्बास खां शेरखानी से कहा कि आप शेरशाह सूरी के बारे में लिखिए, उसके बारे में जो जानकारी पहले से उपलब्ध है उसको संग्रहित करके आप एक अच्छी पुस्तक लिखिए। तो तारीख शेरशाही अकबर के शासनकाल में अब्बास खां शेरखानी ने लिखा है, क्योंकि देखो इतिहास में माना जाता है कि शेरशाह सूरी के कार्यों को अकबर ने आगे बढ़ाया। शेरशाह सूरी ने जो काम जिस तरीके से कार्य किया उसी प्रकार अकबर ने काम किया। अकबर और शेरशाह सूरी आपस में जुड़ते हैं, और शेरशाह सूरी के बाद ये अकबर आता है, और अकबर ने तारीख शेरशाही पुस्तक अब्बास खां शेरखानी से लिखवाई। तो ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है, आपसे पूछ लें कि तारीख शेरशाही किसके शासनकाल में लिखी गई? तो अकबर के। किसके द्वारा? अब्बास खां शेरखानी के। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक थी। और भी पुस्तकें जब मध्यकालीन भारत की आगे वीडियो आएंगे तो उसमें भी बहुत सारी पुस्तकों का उल्लेख अपन करेंगे। इसके बाद देखो, अपन जब पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले अरबों का आक्रमण या अरबों की सिंध विजय पढ़ेंगे, है ना। कब? अरबों की सिंध विजय 712 में मोहम्मद बिन कासिम। देखो, आपसे पूछा जाता है भारत पर आक्रमण करने वाले पहले मुस्लिम कौन थे? तो अरब। कौन थे? अरब। अरब से आने वाले मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम ने पहला सफल आक्रमण 712 में किया। कब? आपको इधर दिख रहा है 712 ईस्वी में। देखो, ऐसा नहीं कि 712 ईस्वी के पहले आक्रमण नहीं होते, मुस्लिम आक्रमण लगभग 650 ईस्वी के बाद होने लगे थे, लेकिन पहला सफल आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। अरबों की सिंध विजय के बारे में अपन विस्तार से आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पहले मुस्लिम आक्रमणकर्ता भारत पर कौन थे? तो वो कौन थे? अरब थे। कौन थे? अरब। आपको कंफ्यूजन में कौन थे? अरब थे। और सफल आक्रमण पहला किसने किया है? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में। और तुर्कों के आक्रमण थे। तुर्कों में दो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक तो आपने इधर लिखा ही है, महमूद गजनवी, और दूसरा व्यक्ति है मोहम्मद गौरी, है ना। तो महमूद गजनवी भारत में 1000 ईस्वी से लेके 1027 तक लगभग 17 बार भारत को लूटा। कितनी बार आक्रमण किया? लगभग 17 बार आक्रमण किया। और एक आपको याद होगा 1025 ईस्वी में, 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ को लूटा। किसने? महमूद गजनवी ने। देखो, महमूद गजनवी एक लुटेरा था, उसने सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी एक लुटेरा था, लेकिन मोहम्मद गौरी जिसने पृथ्वीराज चौहान से तराइन की युद्ध लड़े जो, तो वो मोहम्मद गौरी ने 1175 से लेके 1206 तक या 1205 तक लिख लो, भारत पर कई बार आक्रमण किए। इसने पहले ये मोहम्मद मतलब कि भारत में पराजित हुआ, लेकिन पहले ये पृथ्वीराज चौहान से भी पराजित हुआ है 1100
इस कब 1193 में, और 1194 में या 93 94 वाले जो युद्ध होता है द्वितीय तराइन के युद्ध, उसमें ये पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। इसके बाद ही भारत में 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। आपके लिए थोड़ी सी हम बता दें कि जो ये मोहम्मद गौरी है, मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे। मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, यलदोज, और तीसरा था कुबाचा। तीसरा क्या था? कुबाचा। तो इन तीनों को भारत में जो मोहम्मद गौरी ने जो क्षेत्र जीते, वो इन तीनों को सौंप जाता है। और जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम वंश की स्थापना 1206 में करता है और गुलाम वंश 1290 तक रहता है। आपसे पूछा जाए दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206 में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक की, उस वो के किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का, है ना। गुलाम वंश का समय कब तक है? 1206 से 1290 तक। इसके बाद कौन आया? 1290 से लेके 1320 तक खिलजी वंश, है ना। 1320 के बाद 1320 से लेके 1414 तक कौन आया? तुगलक वंश, है ना। 1414 से लेके 1451 तक कौन? सैयद वंश। और 1451 से लेके 1526 तक कौन आया? आप यहां देख रहे हैं कौन आया? लोधी वंश। क्योंकि मैंने क्रम में इसलिए लिखे, देखो इनका एक बार समयकाल फिर से देख लेते। गुलाम वंश का 1206 से 1290, खिलजी वंश का 1290 से 1320, तुगलक वंश का 1320 से 1414 तक, सैयद वंश का 1414 से 1451 तक, लोधी वंश का 1451 से लेकर 1526 तक। ये आपसे कभी क्रम पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत में जो विभिन्न वंशों की स्थापना हुई उनका क्रम बताइए। तो पहले गुलाम वंश, या इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद कौन आया? सैयद वंश, और फिर लोधी वंश। मतलब कि गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। आपसे पूछा जाए कितने दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने राज किया, तो 5 वंशों ने राज किया। ये बात आपको याद रखनी, इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक। अंतिम वंश कौन था दिल्ली सल्तनत का? कौन था? लोधी वंश। तो जो यहाँ का इनका जो अंतरिम रहता है इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और 1526 में, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर। और बाबर इब्राहिम लोधी को पराजित करके मुगल वंश की स्थापना करता है। कौन? बाबर। कब? 1526 में। और शासन कब तक करता है? 1530 तक। तो आपसे हम पूछें कि किस वंश के बाद मुगल वंश आया, तो किस वंश के बाद? लोधी वंश के बाद। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? तो लोधी वंश। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य लड़ाया गया 1526 में। तो अब मुगल काल में बाबर का समय का है 1526 से 1530, हुमायूं का 1530 से लेके 1540 तक है, फिर 1555 से 1556 तक भी है। क्योंकि हुमायूं के बीच में आपातस्थ कौन करता है? शेरशाह सूरी, जिसका समय 40 से 45 है, और इसके अन्य राजा 55 तक शासन करते हैं। आपको याद रखना, शेरशाह सूरी सिर्फ 5 साल शासन किया। कब? कितने साल? 5 साल। 1540 से लेकर 1545, और उसके वंश के अन्य शासक 55 तक शासन करते हैं। और हुमायूं, जिसने मुगल सत्ता को खो दिया था, पुनर्स्थापना कर दी थी। तो हुमायूं ने ही वापस मुगल सत्ता को स्थापित किया था, उसी ने खोया, उसी ने स्थापित किया। इसके बाद अकबर आता है। अकबर का समय 1556 से लेके 1605 तक माना जाता है। क्योंकि देखो, भारत के महान सम्राटों में अकबर का नाम लिया जाता है। अकबर की पॉलिसी, अकबर की नीति, अकबर महान था कि नहीं, इन सब चीजों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अकबर का शासनकाल याद रखना है 1556 से लेके 1605 तक। जहांगीर का कब है? 1605 से लेके 1627। शाहजहां का 1627 से लेके 1658। और औरंगजेब का 1658 से लेके 1707। और इसके बाद जो अन्य मुगल शासक हुए, उत्तर मुगल काल कहते हैं उसको, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसके बाद मुगल काल के बाद अपन को मराठा के बारे में पढ़ना है, जिसमें प्रमुख छत्रपति शिवाजी, बाजीराव, और पानीपत का तृतीय युद्ध जो लड़ा गया था 1761 में, इसके बारे में भी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ये अपने मध्यकालीन भारत का इतिहास है।
लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ। अब आपको याद रखना है कि जब अपन दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे ना, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल और मराठा, तो इनके बारे में आपको याद रखना है कि अपन को इनकी 4 चीजें भी और पढ़ना है। जब हम किसी वंश को पढ़ेंगे ना, तो अपन उसके राजाओं का तो पढ़ेंगे, साथ में हम उनका क्या पढ़ेंगे कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, प्रशासन कैसे करते थे, उस समय समाज कैसा था, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, है ना, और उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में। और साथ में अपन पढ़ेंगे सांस्कृतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक चीज, मतलब कि अपन मतलब जब दिल्ली सल्तनत चले, मुगल सल्तनत, मराठाओं के बारे में पढ़े, चाहे किसी के बारे में पढ़े, अपन दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, मराठा, किसी भी चीज के बारे में पढ़े, तो अपन उसकी प्रशासनिक स्थिति की एनालिसिस करेंगे अपने वीडियो में, सामाजिक स्थिति की, दास प्रथा थी कि नहीं थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, है ना, व्यापार किस तरीके से हो रहा था, है ना, संस्कृत मतलब कि चित्रकला का विकास हुआ कि स्थापत्य कला का विकास हुआ, इमारतें भवनें बनी कि नहीं बनी, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। कृषि होती थी, कर कैसे लगाया जाता था, जैसे कि विभाग की स्थापना की, है ना, तो वो किस प्रकार से की, किस उद्देश्य की, तो इन सब के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अपन दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के बारे में जानेंगे, मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था, मुगल काल का सामाजिक जीवन कैसा था, मुगल काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, मुगल काल में क्या सांस्कृतिक विकास हुआ, इन सब के बारे में अपने इस कोर्स में मध्यकालीन भारत के इतिहास में चर्चा विस्तार से करेंगे, है ना। और साथ में अपन इधर पे और अपन को क्या पढ़ना है, इन सब के बाद अपन को आपको याद रखना है कि जब अपन दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत के बाद क्या होता है, दिल्ली सल्तनत के बाद अपन को दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के बीच में, मतलब अपन पहले क्या पढ़ लेंगे, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत। इसके बाद अपन को जो प्रांतीय राज्य, प्रांतीय स्वायत्त राज्य जो स्थापित हुए, उनके बारे में, स्वायत्त राज्य, है ना। इधर पे क्या है, जैसे आपने नाम सुना होगा, एक बहमनी साम्राज्य, है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है विजयनगर, विजयनगर। और देखो ये दोनों अपन ने जो पढ़ा था ना, ये किसके बाद, ये किसके समय, तुगलक वंश के समय, किसके समय, तुगलक वंश के समय दिल्ली सल्तनत से आजाद हुआ। किससे आजाद होगा, दिल्ली सल्तनत से अलग हुआ। मतलब कि पहले ये दिल्ली सल्तनत के अंडर में आ रहे थे, बाद में ये स्वतंत्र हो गए। तो प्रांतीय स्वायत्त राज्य जैसे बहमनी हुआ, विजयनगर हुआ, है ना, जौनपुर, मालवा, मेवाड़, इन राज्यों की भी चर्चा करेंगे। इन राज्यों की, देखो ये क्षेत्रीय राज्य है, लेकिन इनकी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये बड़े बड़े साम्राज्यों को, बड़े बड़े जो जैसे दिल्ली सल्तनत उससे अलग होते हैं, मुगलों को टक्कर देते हैं। जैसे मेवाड़ में महाराणा प्रताप, मेवाड़ के एक राजा महाराणा प्रताप किसको टक्कर देते हैं, अकबर को देते हैं। जैसे विजयनगर की बाबर विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के बारे में लिखता है। तो इन जो प्रांतीय स्वायत्त हुए राज्य, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लगभग 8 से 10 हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ में अपन सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन मतलब जो इस्लाम की उदारवादी शाखा है, इस्लाम की उदारवादी शाखा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में अपन भक्ति आंदोलन की भी चर्चा करेंगे, है ना। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, मुगल के बारे में, फिर मराठे बारे, ये अपना क्रम रहेगा। मतलब दिल्ली सल्तनत को समाप्त करने के बाद अपन प्रांतीय स्वायत्त राज्य पढ़ेंगे, जिसमें बहमनी, विजयनगर, जौनपुर, मालवा आदि है। फिर अपन किसको पढ़ेंगे, सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन। ये आप ये समझ लो कि धार्मिक और सामाजिक सुधार है कब, मध्यकालीन भारत में। कबीर के बारे में, गुरु नानक के बारे में, और जो सूफी आंदोलन है उसमें बहुत सारे सिलसिले होते हैं, बहुत सारे सिलसिले होते हैं, बहुत सारे संत हैं, है ना, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इनमें क्या है, इस्लाम की संगीत के माध्यम से, अच्छी अच्छी बातों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से इन्हें समाज में परिवर्तन की बात कही। और ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि जैसे आपसे पूछ लेते हैं कि तुलसीदास किसके समकालीन थे, कबीरदास किसके समकालीन थे, है ना, इनके बारे में आपसे, जैसे कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं, तो आपसे ये चीजें पूछ लेते हैं। भक्ति आंदोलन में पूछ लेते हैं कि कबीर की रचनाएं कौन कौन सी हैं, है ना। और ये अब गुरु नानक के बारे में पूछ लेते हैं। तो जो भक्ति आंदोलन से जो जुड़ते हैं संत, उनके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। जैसे रामानुजाचार्य हैं, इनके बारे में अपन बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर मुगल काल के बारे में, मराठा काल के बारे में,
फिर जब अपना मध्यकालीन इतिहास का आखिरी समय होगा और बीच बीच में अपन क्वेश्चंस की भी तैयारी करते रहेंगे। तो आपको जीएस विद संजय के साथ जुड़े रहना है, और आपको लगता है कि क्या और चीज पढ़ना है, क्या और चीज पढ़ाई जानी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में वो बात हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो, अपन कल से क्या शुरू करेंगे, अपन करेंगे कि जो अरबों की सिंध विजय है उसके बारे में अपन चर्चा करना शुरू करेंगे। तब तक जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों।